नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर यानी ARF के बारे में। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेज, क्लिनिकल फीचर्स, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और उसका मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ARF इज़ द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ रीनल फंक्शंस दैट अकर्स व्हेन किडनी सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। तो ARF एक ऐसी रैपिड कंडीशन होती है जिसमें किडनी क्या होती है, किडनी के फंक्शन अचानक से ब्रेकडाउन यानी लॉस हो जाती हैं और उसमें किडनी क्या होती है, फ़िल्टर करने में यानी वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टर करने में अनेबल हो जाती है। जो ब्लड से यूरिन बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको फ़िल्टर करती है किडनी, तो उसमें अचानक से अनेबल हो जाती है किडनी। इन ARF रैपिड मीन्स लेस देन 2 days, मतलब जो ये एक्यूट रीनल फेलियर होता है ये 2 दिनों से कम के अंदर या 2 दिन के अंदर अकर हो जाता है। इट इज़ कॉमन इन पीपल ऑलरेडी क्रिटिकल इल हु नीड इंटेंसिव केयर यूनिट। ये क्या होता है, जो ICU वाले पेशेंट होते हैं या फिर जो क्रिटिकली इल होते हैं, बहुत ज़्यादा इल होते हैं, उनमें देखने को मिल सकता है। और इसे ICU यानी इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। ARF आल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी, इसे एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं। प्रीरिनल कोजेज यानी पहला कोज है प्रीरिनल कोजेज, मतलब जो किडनी से पहले की जो भी कोजेज होते हैं, यानी कि ये किडनी है और ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, तो ये यूरेथ्रा है। इनसे पहले जो भी कोज होते हैं वो आते हैं प्रीरिनल कोज में, और जो किडनी के अंदर कोज होती है वो आते हैं इंट्रारिनल कोज, और जो किडनी के बाद में जो कोज होते हैं वो होते हैं पोस्ट रिनल कोजेज। तो प्रीरिनल कोजेज की बात करते हैं। कंडीशन दैट रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनी 60 से 70% केसेज में यही देखने को मिलता है कोज। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो भी ये हो सकता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कब होता है, हार्ट फेलियर में, डिसरिथमिया में, MI में और कार्डियक टेम्पोनेट में। हाइपोवोलेमिया कंडीशन में भी हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम कम होगी ब्लड की या फिर फ्लूइड्स के अंदर, शरीर के अंदर, तो भी किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, जैसे कि बर्न में, डिहाइड्रेशन में, ट्रोमा में और हाइपोप्रोटीनीमिया में। इन सब कंडीशंस में क्या होता है, किडनी में ब्लड फ्लो कम होता है। वेजोडाइलेशन की वजह से भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या होती है, वेसल्स जो होती है ये क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मेजर ब्लड वेसल्स या फिर किडनी की वेसल्स होती है, इनमें ब्लड की जो सप्लाई थी वो कम हो जाती है। आगे देखते हैं इंट्रारिनल कोजेज, यानी किडनी के अंदर कौन कौन सी कोजेज हो सकती है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो वो कोजेज कौन कौन से होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जो ऐसी ड्रग्स जो किडनी के लिए टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिक होती है, टॉक्सिन्स का काम करती है, जैसे NSAIDs, AC इनहिबिटर और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये सब क्या करती है, किडनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सब की वजह से भी ये ARF की कंडीशन हो सकती है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो रीनल में ट्यूबुल्स होती है जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं, उनकी ट्यूबुल्स के अंदर जो नेक्रोसिस हो जाता है उसकी वजह से भी ARF हो सकता है। पोस्ट रीनल कोजेज यानी किडनी के बाद में कौन कौन से कोजेज आते हैं। कंडीशन दैट ब्लॉक यूरिनरी ड्रेनेज फ्रॉम किडनी, ऐसी कंडीशंस जो किडनी से यूरिन के ड्रेनेज को किडनी से बाहर जाने के या ब्लैडर में आने के लिए ब्लॉक कर दे, जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकती है, ऐसे कोई भी कोजेज हो सकता है। इसमें पहला है ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो क्या होगा, यूरिन आगे ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, पोस्ट रीनल कोज की वजह से भी ARF हो सकता है। PPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सूजन है, उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से सूजन आ जाती है, और उसमें जो यूरिथ्रा निकलता है वो यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन आउटपुट में समस्या होती है, यानी यूरिन ड्रेनेज नहीं हो पाता है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, ARF हो सकता है। और सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी हो सकता है, ये फीमेल्स के अंदर होता है। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी स्टेजेज होती है, यानी कितनी फेजों में ARF होता है। तो इसकी इनिशियल स्टेज है, पहली स्टेज, और ये मतलब 4 स्टेज के अंदर होता है। इनिशियल स्टेज, ओलिगोरिया स्टेज, डायरेटिक स्टेज और चौथी है रिकवरी स्टेज। पहली है इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इट स्टार्ट विद इनिशियल इंसल्ट टू द किडनी विद अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, मतलब किडनी में जैसे ही इंजरी होती है तो शुरुआत में ही अपीयर हो जाती है, उसमें साइन एंड सिम्टम्स
अपीयर भी होते हैं। इट एंड्स व्हेन ओलिगोरिया डेवलप्स, जब ओलिगोरिया स्टेज आती है तब ये इनिशियल स्टेज एंड होती है। ओलिगोरिया स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज है ओलिगोरिया स्टेज, इसमें क्या होता है ये 10 से 14 दिन के लिए रहती है और इसमें यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी 400 ml पर डे से भी कम हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक ऑफ द पेशेंट, इसमें क्या करना होता है अपने को, नर्स को क्या करना होता है, फ्लूइड इनटेक होती है पेशेंट उसको कम करना होता है, क्योंकि ओलिगोरिया है, ऑलरेडी पेशेंट के अंदर फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा है। तो ओलिगोरिया पीरियड इज अकम्पेन्ड बाई एन इंक्रीज इन द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस यूजुअली एक्सक्रीटेड बाई किडनी, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इंट्रासेलुलर केटाइन Mg+K+, इन सभी की क्या होती है, सीरम कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है इनका। क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड में ये बढ़ जाते हैं। डायबिटिक स्टेज में क्या होता है, डायबिटिक्स नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ये 1 से 2 वीक के लिए होता है। इसमें यूरिन आउटपुट 2 लीटर पर डे के हिसाब से भी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। द पेशेंट मस्ट ऑब्जर्व क्लोजली फॉर डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन के लिए पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इफ डिहाइड्रेशन अकर्स द यूरेसीमिया डेवलप्स are likely to increase, the uricemia symptoms are likely to increase। यूरेसीमिया में क्या होता है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से भी ये जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें यूरेसीमिया की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं रिकवरी फेज, इसमें रिकवर होता है पेशेंट्स, जो पेशेंट है वो इट टेक्स अबाउट 3 to 12 मंथ, 3 से 12 महीने इसमें लगते हैं टू रिकवर नॉर्मल रीनल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को गेन करने में। बट GFR डिक्रीज 1 to 3% परमानेंटली, लेकिन रिकवर तो हो जाती है किडनी, लेकिन 1 से 3% GFR परमानेंटली डिक्रीज हो जाती है। लेबोरेटरी वैल्यूज़ रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल, जो लेब वैल्यू होती है सीरम की, यूरिन की, ये सब नॉर्मल हो जाती है वापस। आगे देखते हैं इससे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। पहला यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ओलिगोरिया होगा, पहली तो ओलिगोरिया स्टेज होती है, दूसरी इसमें ओलिगोरिया होता है, फिर तीसरी स्टेज होती है पोलियूरिया, इसमें पोलियूरिया होता है, और जो थीमिया होगा इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर, इमेच्योरिया यानी जो ब्लड यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड आता है। आगे देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने मिलते हैं। ओलिगोरिया स्टेज में क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक टेम्पनेट हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, यानी कैल्शियम का पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, जिसमें पेरिकार्डियल से एक होती है हड्डी की, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में। डिसरिथमिया हो सकता है, यानी हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, यानी इरेगुलर हो सकती है। अब देखते हैं GIT से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। असाइड्स हो सकता है, असाइड्स क्यों होता है, जो ओलिगोरिया स्टेज होती है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए असाइड्स हो सकता है। असाइड्स में क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो जाता है। मेटालिक स्टेज इन माउथ के अंदर मेटालिक टेस्ट आता है, मतलब धातु की जैसा स्वाद आता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, असाइड्स होता है, इसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है और पेन भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से साइन हैं, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स यानी वो कन्वर्जेंस हो सकते हैं, और ड्राउजीनेस यानी नींद आने के जैसा लग सकता है उसको। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होता है, उसकी pH और कैल्शियम लेवल क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, फॉस्फोरस का यानी ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, Mg, ये सब ज़्यादा हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं, चेस्ट में पेन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, यानी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है पेशेंट को। कोस्मॉल ब्रीदिंग हो सकता है, इसमें क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है डीपली, और लेबर्ड यानी इफर्ट लगाकर पेशेंट क्या करता है, मतलब सांस लेने की कोशिश करता है। आगे देखिए इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, यानी इसका पता कैसे करते हैं। पहले हम इसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी ऑल ओवर बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके सीरम के क्रिएटिनिन लेवल को चेक करते हैं। इसमें क्या मिलता है, एलिवेटेड यानी ज़्यादा मिलता है, बर्न लेवल भी ज़्यादा मिलता है,
BU1 यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा मिलता है। सीरम का पोटेशियम लेवल भी ज़्यादा मिलता है। इसके यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, USG कर सकते हैं। USG से क्या होता है, इसमें मतलब ट्यूमर का पता कर सकते हैं। इसे ट्रीटमेंट देखते हैं इसका क्या होता है। IV फ्लूइड इन्फ्यूजन फॉर पेशेंट विथ वॉल्यूम डिप्लीशन। ओलिगोयूरिया स्टेज में नहीं करते उसको डायबिटिक स्टेज में करते हैं। IV फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं उसमें। एक्यूट ब्लड लॉस की कंडीशन में, ट्रॉमा में या बर्न की कंडीशन में क्या करते हैं। ये भी क्या होते हैं, इसके कॉजेज होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन कर सकते हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन इफ़ देयर इज रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर यूरिनरी का रिटेंशन हो रहा है, यूरिनरी मतलब यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया विद कैल्शियम क्लोराइड ग्लूकोनेट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इन डेक्सट्रोज। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया हो तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या ग्लूकोनेट इन सभी का अपन क्या कर सकते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन कर सकते हैं। प्रोवाइड डायबिटिक्स, जो वो ओलिगोयूरिया स्टेज होती है उसमें डायबिटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं यदि यही कोज हो इसका, तो इससे क्या होता है, रीनल का परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, यानी रीनल टिश्यू में ब्लड ज़्यादा आने लगता है। ओके, एक्जिलेट एंड सार्बिटोल टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया को, ये इस कंडीशन में ये दोनों ड्रग्स दे देखे, एक्जिलेट और सार्बिटोल। सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी टू ट्रीट एसिडोसिस की कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट देना, ये एक बेस होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। मतलब ये डायलिसिस में भी नीडेड फॉर सम पेशेंट, कुछ पेशेंट के लिए डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखती है, कौन नर्स का क्या रोल होता है इसमें। फ्लूइड वॉल्यूम मॉनिटर करना, IV इन्फ्यूजन देना, उसके वाइटल साइन चेक करते रहना, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना उसका, क्योंकि वो उसमें कभी तो क्या हो रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है बॉडी में, कभी घट रहा है, कभी डायबिटिक्स हो रहा है, मतलब डायबिटिस स्टेज आ रही है, कभी ओलिगोयूरिया स्टेज आ रही है। न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रखना उसका, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है और लो प्रोटीन डाइट देनी है। लो प्रोटीन डाइट इसलिए देनी है क्योंकि किडनी को अरेस्ट कराना है, क्योंकि ये ARF की कंडीशन है। इसमें किडनी के फेलियर हो चुका है, मतलब किडनी फेलियर की शिकायत है इसमें। विटामिन और कैलोरीज प्रोवाइड करनी है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है पेशेंट को। स्किन केयर दे सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें एडिमा हुआ है तो सोप को अवॉइड करना है। मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना और एल्कोहल का उपयोग नहीं करना, क्योंकि एल्कोहल क्या कर सकता है स्किन को ड्राई। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान नर्सिंग की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और नर्स कौन कौन सी केयर करती हैं। तो मॉनिटर वाइटल साइन, मतलब रेगुलरली वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है। और एडिमा हो तो रिपोर्ट करना है फिजिशियन को। लेबोरेटरी वैल्यूज चेक करना है। साइन और सिम्टम्स असेस करने किसके, शॉक के। और हाइपरवोलेमिया के भी साइन और सिम्टम्स असेस करने हैं। मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को। और रेस्ट प्रोवाइड करना किसको, पेशेंट को, क्योंकि रेस्ट अगर फिजिकल एक्टिविटी करेगा पेशेंट तो क्या हो सकती है, उसकी किडनी की जो कैपेसिटी डिक्रीज हुई है फिल्टर करने की वो और भी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसमें किडनी का भी रेस्ट नहीं हो पाता है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पेशेंट को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। आगे हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, मतलब ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो ड्यू टू एनी प्रीरिनल कोज, इंट्रारिनल कोज और पोस्टरिनल कोज, मतलब कोई से भी कोज की वजह से क्या होगा, जो ये प्रीरिनल, इंट्रारिनल और पोस्टरिनल कोज की वजह से क्या होगा, इनकी वजह से होगा ट्यूबुलर नेक्रोसिस या रीनल सेल इंजरी। ये इंट्रारिनल कोज है ये सभी, तो इनकी वजह से क्या होगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा या रीनल सेल की इंजरी हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ट्यूब्स की भी परमेबिलिटी है वो अल्टर हो जाएगी, मतलब या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन वो घट जाएगा, और रिएब्जॉर्प्शन घट जाएगा। यहाँ पर जो परमेबिलिटी अल्टर हुई थी उसकी वजह से क्या होगा, जो GFR वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यूरिन प्रोडक्शन कम होगा, तो उसे बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सक्रीशन होता है यूरिया का वो कम हो जाएगा, और ब्लड में इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो बर्न बढ़ जाएगा, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। क्रिएटिनिन का क्लियरेंस घट जाएगा, मतलब ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा।
और बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उनका लेवल बढ़ जाएगा, मतलब एजोटीमिया हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा की वजह से जो अंदर होते हैं वो यूरिन आउटपुट कम होगा, उसकी वजह से अंदर क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो वेट गेन हो जाएगा। और हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं ARF यानी एक्यूट रीनल फेलियर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर।